मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 121वां संस्करण सुना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन उत्साहवर्धन होता है। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकियों और उनकी आकाओं को स्पष्ट और कठोर चेतावनी दी है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए वापस पे बात भी की है। आपको बताते चलें कि पहलगाम मामले पर उन्होंने बातचीत की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ कड़ी निंदा की जा रही है, बल्कि आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। वहीं उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि पूरे देश में आतंकी घटना को लेकर आक्रोश है और जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के मत को बोला। मुख्य रूप से पहलगाम की जो घटना हुई
उस घटना में उन्होंने भारत के नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार के जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को जिस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को उसका सबक सिखाया जाएगा और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय से चारों धामों में मुख्य सेवक भंडार के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सेवक भंडार के तहत चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई स्थानों पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हो, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सक सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान संजीवनी किट का भी शुभारंभ किया। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सक सेवा के तहत आदि कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा और साथ ही तुंगनाथ यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। साथ ही संजीवनी किट में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयां और पोर्टेबल आईसीयू उपकरण भी शामिल हैं। तीस अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हुआ है। साथ ही सभी करीब 21 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से हो रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबरपुर शामिल हैं। और इसमें हमने जो खासकर विकासनगर, हरबरपुर इसलिए रखा है, हम चाहते हैं यात्रा वामवर्ती भी हो, जो शास्त्रीय है, लेफ्ट हैंडेड यात्रा हो, जिसमें पहले आप यमुनोत्री धाम जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। श्रद्धालुओं में भी यात्रा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी होने लगे हैं। ग्रीन कार्ड वाहन स्वामियों के लिए एक तरह का सुरक्षा प्रमाण पत्र भी है, जो कि यात्रा के दौरान बसों की तकनीकी जांच और मानकों का सुनिश्चित पालन करेगा। ये ऐसा है, जो चारधाम यात्रा 2025 है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इस चारधाम यात्रा में जो रोटेशन के माध्यम से लगभग 1800 बसों का संचालन किया जाएगा, उसके संदर्भ में नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा जो आरटीओ देहरादून है, उनके द्वारा कुमाऊं के लिए भी बसेस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो हमारे द्वारा कुमाऊं यूनियन को बता दिया गया है कि 80 से 100 बसेस हम लोग भी यहाँ से भेजेंगे, जिनका की रोटेशन के माध्यम। हल्द्वानी के चोरगलिया सितारगंज मार्ग पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियां आमने सामने भिड़ गई हैं। इस हादसे में एक वाहन चालक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दोनों गाड़ियों में सवार 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह, एसडीएम न्यायिक रेखा कोहली और तहसीलदार मनीषा बिष्ट, सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना और साथ ही अधिकारियों ने डॉक्टरों को घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ियों में आग लग गई है।
घायल 6 लोगों का इलाज भी जारी है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। चोरगलिया रोड में पिथौरागढ़ से ऑटो कार आ रही थी और लखरानी कार से वापस आती आई 20 कार आई। दोनों कारों के आपस में टकराने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें टोटल 6 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई। जो 2 व्यक्ति आ रहे थे पिथौरागढ़ से आ रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। दोनों पिता और बेटे हैं और एक परिवार है, माता पिता और बहन और 2 बच्चे। ये लखीमपुर खीरी के हैं जो जनता से वापस आना बताया जा रहा है। सभी लोग घायल। भीमताल में झील किनारे जगह जगह बनाए गए अवैध स्टैंड्स को भी हटाने के लिए सिंचाई विभाग, राजस्व और पुलिस कर्मियों ने अभियान चलाया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने अवैध बोर्ड स्टैंड संचालकों को चिन्हित किया है। साथ ही बोर्ड स्टैंड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन नावों का सिंचाई विभाग में पंजीकरण नहीं मिला उन्हें झील से हटाने की भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग के एसडीओ सुमित ने बताया कि भीमताल झील में बनाए गए अवैध स्टैंड्स को भी हटाया जा रहा। उन्होंने कहा कि नाव चालकों को विभाग की ओर से चिन्हित की गई जगहों से नाव का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। जैसे पता है पर्यटन सीजन आने वाला है, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इस स्टैंड को शिफ्ट किया जा रहा है और साथ साथ जितने भी अवैध बोट चालक हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सर कितनी जगह शिफ्टिंग? अभी हमने 7 से 8 जगह चिन्हित की हैं जहाँ पे इनको बराबर बांटा जा रहा है जिससे कि किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना आती है। बढ़ते तापमान के साथ में प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से आपको ये भी बताते चले कि नियंत्रण पाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि वन विभाग द्वारा तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने की बात भी कही गई है। इसको लेकर वन विभाग के अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने भी कहा कि प्रतिदिन जो सैटेलाइट अलर्ट आते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए हम संबंधित कर्मचारी क्रूज स्टेशन को भेज देते हैं, जिसके बाद में क्रूज स्टेशन में जो दल तैनात हैं उनके द्वारा अगर कहीं और आग पाई जाती है तो उस पर काबू भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक 83 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल और उससे पहले साल से तुलना करें तो अभी तक हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। तैयारियां मतलब हर दिन प्रतिदिन जो है जो भी हमारे पास सैटेलाइट अलर्ट्स आते हैं एफएसआई के माध्यम से उन पे त्वरित कार्रवाई के लिए उन अलर्ट्स को जो है हम लोग ऐप के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों को क्रूज स्टेशन को भेज देते हैं। ठीक है, और उन क्रूज स्टेशन में जो हमारे टीम दल जो तैनात है उनके द्वारा जो है त्वरित रूप से फिर उनको अटेंड किया जाता है। कहीं पे यदि कोई वन क्षेत्र में आग पाई जाती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जाता है और उसकी रिपोर्ट पे हमारे जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो स्थापित है उस पे जो है वो भेजी जाती है। आगामी अर्धकुंभ मेले के सफल संचालन के लिए सचिव चिकित्सक स्वास्थ्य एवं सिंचाई डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कई घाटों और स्थलों का मौके पर मुआयना किया। साथ ही जिला प्रशासन सिंचाई चिकित्सक विभाग के अधिकारियों के साथ में कोची में एक अहम बैठक भी की गई। उन्होंने बैठक में निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी अर्धकुंभ मेले की कुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मां गंगा के दर्शन और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए सभी 104 घाटों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य समय रहते हुए जो है वो किया जाना चाहिए। उन्होंने मरम्मत कार्य चरणबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए घाटों की प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में अवैध प्रतिबंधित मछली पालन को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों और पार्षद रोहन चंदेल की शिकायत पर देहरादून के मेयर सौरभ थापियाल के साथ में नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र के मालिक पर 50,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की है। अब तालाबों को मिट्टी से ढकने का कार्य भी किया जा रहा। इस बीच देहरादून के मेयर सौरभ थापियाल ने भी कहा कि यहाँ पर मछली थाई मंगूर प्रजाति की है, जिन्हें खाने से कैंसर भी हो सकता है। इन मछलियों को पालना भी अवैध है, जिसे देखते हुए मछलियों को नष्ट किया जाएगा।
यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बदबू की समस्या आ रही थी। हमें लग रहा था कोई पीछे नाला है चंदन नगर में, तो उसमें कोई जानवर या कुछ प्राणी जो है इस तरीके का कुछ मर गया होगा जिसके कारण ही हुए। तो मैंने जब कर्मचारियों को वहां पे मौके पे भेजा तो उन्हें वहां पे कुछ मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते जांच पड़ताल करते हुए जब हमने नाला पार करा तो यहाँ पर पीछे काफी बड़ा बगान है। यहाँ जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर मछली का जो तालाब है वह बने हुए थे और वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है मछलियां, जो कि थाई मंगूर के नाम से बहुत फेमस है ये मछली, क्योंकि ये जो है ये एफसीआई के माध्यम से द्वारा जो है ये बैन भी है और इसकी ये प्रतिबंधित मछली है। तो हम देख के बड़े हैरान थे कि किसी बीमारी के कारण ये सब मछलियां जो मर गई हैं तो वो तालाब के ऊपर तैर रही थी और इन्होंने वहीं पर नाले के पास गड्ढा कर तो कुछ मछलियां उस पर दबाने के प्रयास करा। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में और अवैध रूप से मछली पालन केंद्र इन्होंने बनाया हुआ था। हमको इसकी जानकारी मिली जब कुछ मछलियां हमारे जो वहाँ के स्थानीय हमारे पार्षद हैं रोहन चंदेल, उन्होंने जाके और हमें वीडियो दिखाई, फोटोग्राफ्स दिखाए कि वहाँ पे मछली पालन हो रहा है और वो भी अवैध मछली, और साथ ही मरी हुई मछलियां एक उन्होंने ड्रमों में रखी हुई हैं, न जाने वो बेचने के लिए रखी हैं या क्या करने के लिए रखी हैं, और उससे जो बदबू है पूरे क्षेत्र में फैल रही है। तो हमने कल अपनी टीम भेजी थी तो वहाँ 50,000 रुपए का उन्होंने उसको चालान किया और साथ ही हमको पता चला कि उसके बाद हमने उसको पता करवाया तो जो मछलियां थी वो दिखवाई तो पता चला कि वो मछलियां जो हैं वो प्रतिबंधित हैं और वो थाई मंगूर करके वो प्रजाति है जो कि जिसको खाने वाले को कैंसर तक हो जाता है। तो इस प्रकार की वो मछली यहाँ पे बढ़ती गर्मी के साथ ही त्वचा से संबंधित रोगों के मरीज बड़ी संख्या में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जहां पर सामान्य ओपीडी 100 से 150 रहती हैं। वहीं अब 200 से भी अधिक त्वचा रोगी जो हैं वो अस्पताल पहुंचने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टर ने लोगों को धूप से बचने की सलाह दी है। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था पंत ने कहा कि गर्मियों के दिनों में लोगों को अपनी त्वचा का ध्यान रखना चाहिए, जैसे धूप की तेजी से बचने के लिए फुल आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, पानी की अधिक मात्रा में पीना चाहिए, चेहरे को भी ढक कर रखना चाहिए। जैसे आप हम ही आजकल फील कर सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आजकल हम लोगों को मतलब सुझाव देते हैं कि वो बाहर 10 से 4 बजे की धूप के टाइम पे बाहर ना निकले। 10 से 4 बजे तो उस टाइम पे धूप का प्रभाव बहुत तेज होता है, तो उस टाइम पे जितना हो सके घर से निकलना परहेज करें। बाहर निकलना ही परहेज जरूरी है तो थोड़ा चेहरे मतलब पूरा कवर्ड, जैसे फुल स्लीव का कॉटन का कपड़ा पहनेंगे, चेहरे को भी मास्क से या फिर सनग्लासेस से ढक लेंगे, एक चेहरे को ढक लेंगे टॉवल से, शॉल से या छाता भी यूज कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा जितना उसे ढक लेंगे अपने आप को। खबर जसपुर से है, जहां पर मारिया स्कूल रोड ग्राम किशनपुर टचिंग ग्राउंड रोड पर खेत में पड़े हुए भूसे के ढेर में भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग का विकराल रूप देखकर सोहता पेपर मिल की फायर ब्रिगेड वाहन भी मौके पर पहुंचा। दोनों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया है। भूमि मालिक उस्मान अली और अग्निशमन अधिकारी श्याम थापा ने बताया कि तेज हवाओं के चलते पेड़ों की शाखाओं के विद्युत तार आपस में टकरा गए हैं, जिससे विद्युत पोल से जंपर जलने की चिंगारी से आग लगने की आशंका भी जताई है। उधर दूसरी घटना जसपुर के ग्राम हाजिरों में भूसे के खेत में अचानक से आग लग गई। यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो उसमें तार टूटने के कारण से चिंगारी आ गई। वहाँ लोग यहाँ पर काम कर रहा था, उन्होंने जब देखा ट्रांसफार्मर से आवाज आई, ट्रांसफार्मर से पहले बोला ट्रांसफार्मर से फाल हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन करा कि इसमें चिंगारी उठ के वहाँ आग लगी। यहाँ सब 2 गाड़ी यही हैं और एक छोटी गाड़ी थी और उन्होंने आग एकदम कंट्रोल करा। थी एक सोहता वाली यहाँ फायर से सूचना मिली कि हमारे स्कूल के पास किशनपुर क्षेत्र में भूसे के ढेर में आग लगी थी और जिसमें हमारी गाड़ी दोनों गाड़ी तुरंत रवाना हुई, क्योंकि आग थोड़ी भयंकर थी। तो दोनों गाड़ी जब रवाना हुई तो वहाँ देखा कि आग कुछ ज़्यादा ही थी, तो इस कारण से भी सोहता पेपर मिल की भी गाड़ी हमें मंगानी पड़ी, फिर किसी तरह कंट्रोल किया। बाद में फिर मालूम चला कि लगभग 16:45 पर फिर आग लगी है। तो 16:45 में जब आग लगी वो ये लगी थी हाजीरो फार्म, ये बदरामपुर रोड की तरफ। तो उसमें जब आग लगी तो वहीं से फिर ये गाड़ी हमने वहाँ भेजा और पानी की शॉर्टेज होने के कारण शिवानंदा पेपर मिल से
पानी लिया हमने और आपको कंट्रोल में है। अभी तो यही सूचना प्राप्त हुई है कि आप कंट्रोल में है और हजीरो फार्म वाली आपको हो चुकी है। हल्द्वानी स्थित दमुआ ढूंगा वासियों को भूमि के मालिकाना हक को लेकर कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने लोगों के साथ में कार्यालय में बैठक की है। कुमायूं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि दमुआ ढूंगा को 2016 में राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, जिसमें सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा 2020 में घनी आबादी होने की वजह से सर्वे के कार्य में अड़चनें आ रही थी, जिसके चलते सर्वे के कार्य को वापस लेना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में घनी आबादी होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी पूरी तरीके से क्षेत्रवासियों को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा स्वामित्व योजना के अंतर्गत दमुआ ढूंगा का सर्वे कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना है, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजी जानी है, जिस संबंध में कार्रवाई जारी है। दमुआ ढूंगा का जो मैटर आया था, इसमें 2016 में पहले से एक राजस्व ग्राम घोषित है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्वे के ऑपरेशंस भी होने के ऑर्डर हो चुके थे पूर्व में ही। 2020 में किसी वजह से इन ऑपरेशंस को वापस लिया गया। प्रमुख वजह ये बताई गई कि इसमें बहुत सारे मकाने सर्वे करने में दिक्कतें आ रही हैं और उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन सर्वे का वापस हो गया था। अभी क्योंकि वहां पे बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और विकास भी वहां पे काफी तेजी से हो रहा है, विशेषकर बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, पब्लिक को बहुत सी जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो प्रदान करने में दिक्कत आ रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि इसमें जो है दमुआ ढूंगा का जो सर्वे वो कराया जाए। तो उसके तहत आज एक बैठक हुई थी और एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से बन के एक बार शासन को जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि इन सब वजहों की कारण यहाँ पे दोबारा एक सर्वे ऑपरेशन की आवश्यकता है और उस आदेश को करवाया। पौड़ी में बीते 19 अप्रैल को कोतवाली से कंडोलिया रोड पर जिला अस्पताल के पास 2 दुकानों का ताला तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ करने वाले 3 चोरों को पकड़ने में पौड़ी पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। साथ ही दिव्या ज्योति ऑप्टिकल और ब्रिज मेडिकल 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने गले में रखी हुई नकदी पर हाथ साफ किया है। दुकान मालिकों ने भी 20 अप्रैल को पुलिस को सूचना देते हुए पुलिस की ही निगरानी में दुकान खोली थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने भी अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। पौड़ी कस्बे में 2 दुकानों में चोरी की घटना को कुछ अभियुक्तों द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारी टीम्स के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस चोरी में हमने 3 अभियुक्तों की पहचान की है और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पाया गया है कि एक अभियुक्त पौड़ी का ही निवासी है और अन्य 2 बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये तीनों मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों में चोरियां करते हैं और उसके उपरांत सामान को दिल्ली ले जाकर बेच देते हैं। इन तीनों अभियुक्तों से कुछ नकदी बरामद की गई है और चोरी की हुई मोटर बाइक को भी बरामद किया गया है। आज तीनों को गिरफ्तारी के उपरांत न्यायालय पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद में पौड़ी की लक्ष्मण झूला थाना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। चेकिंग अभियान में पुलिस ने होटल और रिजॉर्ट में बिना सत्यापन के रहने वाले कर्मचारियों की कुंडली भी खंगाल रही है। देहरादून पुलिस की अवैध नशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। थाना राजपुर पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने महिला तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि थाना राजपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान आईटी पार्क के पास से महिला तस्कर को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।